हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन एमजी के वीपी दैट इज़ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के क्वेश्चन पेपर पे है। जैसा कि सबको पता है कि एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया है एंड आज हम लोग ना इसके आंसर की पे डिस्कशन करेंगे, बट आंसर की के साथ साथ सारे क्वेश्चंस पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो सेट है ना वो सेट बी है। सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्वेश्चंस देखो बहुत इजी थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमारे चैनल पे कहीं ना कहीं अपडेटेड थे एंड हमने जो टेस्ट सीरीज़ भी इंट्रोड्यूस की थी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर। तो नो डाउट इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपलोड किए और ये सेम कॉन्सेप्ट भी हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा बी, स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट, द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, देखो यहाँ प्रीवियस ईयर पूछ रहा है इन द सेंस इनकम टैक्स के। तो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले का जो साल होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे अगर मान लो असेसमेंट ईयर 23-24 है तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 22-23, ठीक है। और क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा डी, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, अब हमने कॉस्ट शीट पूरा पढ़ाया हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने बताया था कि ये सिंपली क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट तक जो चीज़ें आती है ना उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ अगर फैक्ट्री कॉस्ट दिया होता तो वो हो जाता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया है तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, When shares are forfeited, share capital account is debited by, जब शेयर्स छीने जाते हैं ना तो जितना पैसा अभी तक आपसे कॉल्ड अप किया गया था उसी अमाउंट से हम डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को। तो मेरे पास ऑप्शन बी में दिया है कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर इट इज कॉल्ड, अब क्योंकि दोनों ही इंक्रीज हो रहा है तो इसको बोला जाएगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एंड जो हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन कार्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉस्टिंग सिस्टम इज प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग। अब क्योंकि इन्विटेशन कार्ड की बात किया है तो ये नो डाउट लॉट में बनता है ना, तो इसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा यूनिट कॉस्टिंग। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम इज अब सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाते हैं, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब कैपिटल रिसीट हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा ए, कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा अमाउंट होता है ना जो कंपनी बंद करने पे ही सिर्फ मांगी जा सकती है, तो उसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल नहीं कहते, इशूड कैपिटल नहीं कहते, सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं रिजर्व कैपिटल, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। सेकेंड क्वार्टाइल इज कॉल्ड, अब Q2 की बात करें तो Q2 नो डाउट किसके बराबर होता है, मीडियन के, और ये सारे टॉपिक हमने अपने सेकंड चैनल सी काजल डेरोलिया पे बहुत डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एट, जब भी शेयर इशू की बात होती है तो वो पार या प्रीमियम पे हो सकता है बट नॉट ऑन डिस्काउंट, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट के, तभी तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, जीरो, और अगर प्रॉफिट जीरो है मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा बी, फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस। एज पर द रूल ऑफ गार्नर मुर्रे द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज शेयर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर नो डाउट कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज लेड डाउन बाय हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं और ये ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, advanced money received from a customer for supply of goods in future is income, expense, current liability और current asset। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर आप लोग ने क्या मेंशन किया है एग्जाम में। फर्दर जिसका करेक्ट आंसर होगा उसका हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट इज सेल्स बजट इज अ फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, एक्सपेंडिचर बजट और नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, फंक्शनल बजट, क्योंकि फंक्शनल बजट मतलब जो भी फंक्शंस एसोसिएटेड है ऑर्गेनाइजेशन से उनकी बात करते हैं, जैसे सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, लेबर बजट हो गया, ओवरहेड बजट हो गया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट,
आइसोक्वेंट कर्व इज ऑल्सो नोन एज, आइसोक्वेंट कर्व को हम लोग और कई नाम से जानते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आइसो प्रोडक्ट कर्व, और हमारे पास ऑप्शन ए दिया है प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, तो करेक्ट आंसर भी होगा ए। नेक्स्ट इज सिलेक्शन इज अ डैश प्रोसेस। अब अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करें तो हमेशा याद रखना कि सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं भी होता है ना, तो ये नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स बाय सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइस। जब हम बात करें कि हमारे पास नया प्रोडक्ट है और हम उसको हाई प्राइस पे बेचेंगे, तो ऐसी प्राइसिंग सिस्टम को हम कहते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट, the group of intermediaries that makes products or services available to final customer are called flexible channels, chain of command, channels levels, marketing level. Correct answer होगा C, channel levels. Next, falling sales of a product represents, अगर हमारी sales fall कर रही है तो ये बेसिकली किस स्टेज में होता है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। करेक्ट आंसर होगा डी, डिक्लाइन स्टेज। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉस। जो टैक्स लॉस बने अगर हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा के अपने टैक्स को बचा रहे हैं, तो इसको हम टैक्स अवॉइडेंस नहीं कहते बल्कि टैक्स प्लानिंग कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हैज़ लॉस्ट हिज बोथ लेग्स परमानेंटली। अब क्योंकि यहाँ पे सीवियर डिजेबिलिटी है और सीवियर डिजेबिलिटी को हम चार्ज करते हैं अंडर सेक्शन 80U। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन, ये सिचुएटेड है जेनेवा में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस्ड नो डाउट इन द ईयर 1948। ये हमने अपनी मैराथन क्लास में डिस्कस भी किया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका आंसर भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है, जिसका करेक्ट आंसर होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे। नेक्स्ट, नाबार्ड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिव रमन कमेटी। When was the cement industry in India de-licensed? जो पहली सीमेंट कंपनी थी ना, उसको डी-लाइसेंस किया गया था 1991 में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय पीटर एफ ड्रकर, मैक्स वेबर, एफ.डब्ल्यू. टेलर और C.K. प्रहलाद। करेक्ट आंसर होगा ए, पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट, रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ, एक बॉस की बात हो रही है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नो, यूनिटी ऑफ कमांड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में बेसिकली क्या होता है ना कि सिर्फ एक बॉस होता है और वही सारे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है जिसको उनको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड विल बी, क्योंकि गिवन गुड एक्सेप्शनल केस है तो डिमांड कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। करेक्ट आंसर होगा सी, स्लोपिंग अपवर्ड टू द राइट। नेक्स्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ AS 21। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS के सारे नाम आप लोगों को लर्न कराए हैं, तो क्लास ज़रूर से आप लोग कवर कर लेना। अ कंपनी कैन बाय बैक इट शेयर्स एज पर सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, MRTP एक्ट। ये सब क्वेश्चन हमने इतनी बार डिस्कस किए हुए अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के सैम्पल पेपर्स, मॉडल पेपर्स देखे होंगे तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय हर्सबर्ग। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, the underpricing of exports usually below cost or below the home country price is known as dumping, PCU, EPC और डायरेक्टिव। देखो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये डंपिंग का प्रोसेस है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, डंपिंग। सिडबी वॉज सेटअप इन, किस ईयर में ये सेटअप हुआ था? 1989 में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सेवियर टेम्पटर इज गवर्न बाय, हमने बताया सेवियर टेम्पटर मतलब लेट द बायर बिवेयर, और ये टॉपिक दिया हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। नेक्स्ट, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोमिसी इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेज, और ये भी हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट आएगा, प्राइस आएगा, प्लेस आएगा, पर पीपल नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रमोशन। पब्लिसिटी है, एडवर्टीजमेंट है, फ्री सैम्पल है, बट डोनेशन प्रमोशन करने का तरीका नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, डोनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रेडिट कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कमर्शियल बैंक, एग्जिम पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो, अगर हम लोग क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई की एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और ये किस चीज़ के लिए है? फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली आरबीआई यूज़ करती है सो दैट जो डिमांड एंड सप्लाई है मनी की उसको कंट्रोल कर सकें। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी, मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, भीम ऐप कैन बी यूज बाय एनीवन हु हैज़, ऑलमोस्ट हर किसी ने भीम ऐप यूज़ किया होगा कैश ट्रांसफ़र करने के लिए। अ वैलिड बैंक अकाउंट, अ मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड। देखो ये तीनों ही होना चाहिए तभी आप भीम ऐप यूज़ कर पाओगे। डाउनलोड तो कोई भी कर सकता है बट यूज़ आप तभी कर सकते हो जब आपके पास ये तीनों हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हु कॉइंड द वर्ड POST-CORB टू इंडिकेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस पर भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, और ये जो टर्म है ना, ये 1937 में क्रिएट किया गया था लूथर गुलिक एंड लिंडल उल्विक के थ्रू। एंड हमारे पास गिवन ऑप्शन में सिर्फ लूथर गुलिक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। Next is Spearman's rank correlation explores relationship between two ordinal data, two interval data, two ratio data or two nominal data. As per given option, correct answer होगा two ordinal data and Spearman rank correlation that is R कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है एंड इसमें क्या किस तरह का डेटा हम यूज़ करते हैं, सारा पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ अपने सेकंड चैनल CA काजल डेरोलिया पे। वहाँ हमने बताया भी था कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक अलॉट करते हैं 1 2 3 4, और फिर दोनों रैंक के बीच में, जैसे मान लो रैंक A है, रैंक B है, दो डेटा होगा A और B, दोनों का अलग अलग रैंक निकाल के फिर डिफरेंस निकालते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स। अब एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो ये तब फॉल करता है जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट से कम होता है, और इस पे भी हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है कि AC और MC का क्या रिलेशनशिप है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लास्प्रेज इंडेक्स नंबर दिया है, पैशेज इंडेक्स नंबर दिया है, क्या हम फिशर इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं? हाँ मैम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला है अंडर रूट लास्प्रेज मल्टीप्लाई बाय पैशेज और अंडर रूट 121 मल्टीप्लाई बाय 144। अब स्क्वायर रूट है 11 का और 144 है 12 का। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा 132, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, मतलब आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -1 to +1 के बीच में लाई करती है, और ये गिवन ऑप्शन में दिया है ए में, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट क्या होता है? लीनियर रिलेशनशिप होता है। जब भी हम बात करते हैं कोरिलेशन में तो लीनियर की बात करते हैं ना, और अगर इस तरीके से स्कैटर्ड होता है तब हम क्या मानते हैं कि कोई रिलेशन नहीं होगा। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डिविडेंड्स आर यूजली पेड ऑन, डिविडेंड्स को हम किस पे पे करते हैं? पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और इशूड कैपिटल। करेक्ट आंसर होगा ए, पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रिसाइज टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, अब देखो लिक्विडिटी के लिए तो हम लोग करंट रेशियो भी यूज़ करते हैं, क्विक रेशियो भी यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी यूज़ करते हैं, बट जो ज़्यादा प्रिसाइज है वो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो के लिए जो आइडियल रेशियो है वो है 1:2। इस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया था जब हमने FM की क्लास मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस पे डिस्कशन किया था, तो वहाँ देखोगे ना इस पर हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज, इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट एंड आउटपुट रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन, अगर देखो हम लोग लॉन्ग रन में बात करें तो लॉन्ग रन में क्योंकि पीरियड लॉन्ग है, लॉन्गर टाइम पीरियड है, तो उस केस में आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो, प्रोडक्शन मेथड को चेंज कर सकते हो और स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हो। तो गिवन ऑप्शन में रिटर्न टू स्केल दिया है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द वेरिएबल्स ये नहीं होगा, रिटर्न टू द वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर, क्योंकि देखो लॉन्ग रन में आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, ठीक है, एंड अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा रिटर्न टू स्केल, क्योंकि ये कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, एज वेल एज डिक्रीजिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट इज, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको PV रेशियो कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का एक फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखो हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है 2017-18 का, तो चेंज इन प्रॉफिट अगर हम लोग निकाले माइनस करें तो 5000 आएगा, चेंज इन सेल्स निकाले तो 25,000 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा बी, 20%।
नेक्स्ट इज व्हाट इज अ चांस दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 मंडेज। अब नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 7 डेज, हर एक हफ्ते में कितना दिन होगा, 7 दिन, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 364 डेज हो गया, ठीक है। तो ये 52 वीक्स तो ठीक है कि 52 मंडे आएगा, 52 ट्यूसडे आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और वेडनेसडे एक छूट गया, मतलब 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ कि मंडे टू संडे जो है 52 तो आना ही आना है। बट क्योंकि हमारे पास नॉन लीप ईयर है तो एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा बचाना। अब ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 53 मंडेज, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1/7 आने की प्रोबेबिलिटी है फॉर 53 मंडेज। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो बूम है, डिप्रेशन है, रिकवरी है, बट एसेलरेशन ये हमने कहीं नहीं पढ़ा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, एसेलरेशन। नेक्स्ट, which of the following is not an objective of penetration pricing to determine maximum sales volume, to increase market share, to attract customer, to maximize short term profit। हम लोग penetration pricing में कभी भी short term profit पे फोकस नहीं करते, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। टेक्निकल है, कॉम्पिटिटिव है, सोशल है, ये तीन एक्सटर्नल है, बट प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ये इंटरनल फैक्टर होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, if demand remains unchanged whatever may be the change in price, the price elasticity of demand will be, कह रहा है कि प्राइस इतना था तो डिमांड इतना था, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो भी डिमांड इतना है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो भी डिमांड इतना है, तो ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और इस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी डाली हुई, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, जहाँ पे कैश वापस नहीं आ रहा है या कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है। अब देखो डिक्रीज इन क्रेडिटर, लेट से मेरे पास जो क्रेडिटर पहले थे वो थे 5000 और अब है क्रेडिटर 2000, तो देखो ये जो 3000 डिक्रीज हुआ है, नो डाउट आपने ये 3000 का पेमेंट किया होगा, तो ये कैश आउटफ्लो है ना कि इनफ्लो। अगर डिक्रीज इन डेटर्स की बात करें, मान लेते हैं कि डेटर्स पहले 10,000 था, अब डिक्रीज हो रहा है ना, अब मान लो 8,000 है, तो ये जो 2000 डिक्रीज हुआ है इसका मतलब हमें इतना पैसा मिला होगा, ये कैश इनफ्लो है। इशू करेंगे शेयर्स तो भी कैश इनफ्लो होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए कि डिक्रीज इन क्रेडिटर कैश आउटफ्लो है ना कि कैश इनफ्लो। नेक्स्ट, डिमांड कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप ड्यू टू, नेगेटिव स्लोप क्यों होता है, ड्यू टू इनकम इफेक्ट एज वेल एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, माइक्रो इन्वायरमेंट, सप्लायर्स, ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट, कस्टमर, ये भी ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट, कंपटीटर्स, नो, अगर हम लोग कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये भी माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। मैक्रो इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट, यस, तो करेक्ट आंसर होगा सी कि ये इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट, इन इंडिया बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट अप टू 1 crore एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 5 crore आर नोन एज। अब क्योंकि यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो 1 करोड़ तक की है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो ये किस तरह की इंटरप्राइज हुई, माइक्रो इंटरप्राइज हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लर्न करा दें कि स्मॉल इंटरप्राइज तब क्या होती है, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक हो और टर्नओवर 50 करोड़ तक हो, तब माना जाता है कि आप स्मॉल इंटरप्राइज हो। तो मीडियम इंटरप्राइज कब होंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक हो एंड टर्नओवर 250 करोड़ तक हो, तब माना जाता है कि आप मीडियम इंटरप्राइज हो। क्लियर, क्योंकि मान लो इस बार माइक्रो इंटरप्राइज के बारे में पूछा था, नेक्स्ट टाइम हो सकता है स्मॉल इंटरप्राइज या मीडियम इंटरप्राइज के बारे में पूछे, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ओनली अपॉर्चुनिटी ओनली थ्रेट, देखो दोनों ही होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में तो स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेजेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के स्टेजेस में 3 आते हैं, एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, एक कंकरेंट कंट्रोल और एक फीडबैक कंट्रोल। तो फीड फॉरवर्ड है, कंकरेंट है, फीडबैक है, बट स्टिमुलेटिंग कंट्रोल इसका पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फंड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट मीन्स, फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप थ्योरी अज्यूम्स दैट लीडर्स आर मेड रादर देन बॉर्न, ये जो डेफिनेशन है या हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है ये कौन सी थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी, क्योंकि इसमें माना जाता है ना कि लीडर्स टाइम के साथ बनते हैं, एक्सपीरियंस के साथ बनते हैं, वो बॉर्न ही लीडर नहीं होते हैं। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है इससे हमें मीन मीडियन मोड निकालना है, बहुत ही ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा 5 6 8 8 10 12 12 12 12 3 बार दिया हुआ है, 13 14, ठीक है।
जब हम मीन निकालेंगे तो सबको ऐड कर देना, 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 दिया हुआ है, तो हमारे पास मीन आ गया 10। मोड हमारे पास 3/12 है, तो मोड क्या हो जाएगा, 12 होगा। और मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, 10 + 1 क्योंकि इवन है, डिवाइडेड बाय 2th टर्म, तो ये हो जाएगा 5.5 टर्म। 5th टर्म जब आप देखोगे तो 10 है, और 6th टर्म में से हम 5th टर्म माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। अब ये कैसे कैलकुलेट किया, अगर ये नहीं आता तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल CA काजल डेरोलिया पे आप देख लेना, हमने मीडियम का कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल सीरीज कैसे किया है, और इसकी वैल्यू आ रही है 11। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन मेरे पास करेक्ट आंसर आ रहा है 10, 12, 11, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो FW टेलर ने बनाई है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इज 3000, वैल्यू ऑफ abnormal loss is 450 and normal output is 200 units. The units of abnormal loss would be, abnormal loss की कितनी यूनिट होगी, सबसे पहले देखो नॉर्मल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 3000 दिया है, और नॉर्मल आउटपुट कितना दिया हुआ है, 200 यूनिट्स दिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो नॉर्मल यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास नॉर्मल आउटपुट कितना दिया हुआ है, 200 दिया है, ठीक, और अब नॉर्मल लॉस कितना दिया है, 450। तो अगर ये 450 है और एक यूनिट की वैल्यू 15 रुपीज़ है, तो यहाँ कितना कैलकुलेशन हो जाएगा, 30 यूनिट्स का, मतलब जो अब नॉर्मल यूनिट्स है, या हम कह सकते हैं अब नॉर्मल लॉस हो रहा है 450 का, तो ये कितनी यूनिट्स के लिए हो रहा है, 30 यूनिट्स के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू इनकम इफेक्ट की वजह से होता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, बट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता है। क्लियर, क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा भी है, तो ये फंक्शन ऑफ डिमांड है ना, ये डिमांड फंक्शन में पढ़ा था, ये इनवर्स रिलेशनशिप का रीज़न ये नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मीन दिया हुआ है 14, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 5, मतलब मीन हमारे पास है 14 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो क्या हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास करेक्ट आंसर आएगा बी, 35.71%। नेक्स्ट, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज, जो हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आंसर होगा सी। हु हैज स्टेटेड दैट प्रॉफिट इज लीगलाइज्ड रॉबरी, स्कम्पीटर, टॉसिंग, कार्ल मार्क्स, नाइट। ये जो डेफिनेशन है ये कार्ल मार्क्स की है, बेसिकली ये स्टेटमेंट किसका था, कार्ल मार्क्स का था। नेक्स्ट, among the following he is who is not a partner, minor partner, sleeping partner, nominal partner, inactive partner, ये तीनों तो होते हैं, बट माइनर पार्टनर को हम कभी भी पार्टनर का दर्जा नहीं देते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। नेक्स्ट, द डेटर्स आर 30,000 बिफोर बैड डेट एंड प्रोविजन ऑफ बैड डेट, अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज 2% वुड बी। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास डेटर्स कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया है, ठीक है, तो इसमें से आप सबसे पहले बैड डेट माइनस कर दोगे, बैड डेट माइनस करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 29,000। फिर उसके बाद आप प्रोविजन फॉर बैड डेट कैलकुलेट करोगे 5%, 5% किस पे कैलकुलेट करेंगे, 29,000 पे, तो आएगा 1450, और यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 27,550। अब इस 27,550 पे हमें 2% देना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि आएगा 551, और ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, ये इन्फ्लेशनरी गैप का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था जॉन मेनार्ड कीन्स के थ्रू, दैट इज JM कीन्स, और हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, 50 पैसा कॉइन इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इन इंडिया, येस, खाली 25 पैसे कॉइन को नहीं माना जाता है, बाकी सबको माना जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑप्शनल मनी, येस, ऑप्शनल मनी का मतलब होता है नॉन लीगल टेंडर, एंड नॉन लीगल टेंडर का मतलब कि जो स्टैट्यूटरी बैकिंग इंजॉय नहीं करता, बट जर्नली एक्सेप्टेबल होता है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को देखें तो ये जर्नली एक्सेप्टेबल है, बट क्या ये लीगल टेंडर है, नो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजेशन ऑफ एन एसेट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेरिफिकेशन। नेक्स्ट, highest in first out method of issue of material is useful when price of material is increasing, price of material is decreasing, price of material is fluctuating और price of material is stable। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे।
नेक्स्ट, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग। बेसिक कॉस्ट की बात करें तो नो डाउट हम यूनिट कॉस्टिंग की बात करें, जहाँ पे हम लोग एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी? नॉन कॉर्पोरेट बॉडी नहीं, ये कॉर्पोरेट बॉडी होती है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है कि किसी के भी आने या जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, higher the ratio the more favorable it is. This statement does not apply with respect to stock turnover ratio, net profit ratio, GP ratio, operating ratio. No doubt operating ratio इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो में हम लोग किसकी बात करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। तो ये जितना ज़्यादा होगा, क्या ये उतना अच्छा होगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा खर्चा कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, the total value of goods and services produced within the country during a year is called no doubt GDP, that is इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। देखो पर यूनिट क्या है? फिक्स्ड है, और ये कहाँ होता है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इनकम की हम बात कहाँ करते हैं? मैचिंग कंसेप्ट में, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट में हम यही देखते हैं कि अगर हम 10 रुपये की इनकम जनरेट करें तो इसके लिए हमने कितना खर्चा किया, तभी तो हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो? देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय 100, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स हमने बताया था किसका फॉर्मूला होता है, एंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी इंटू 100। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये जो बी ऑप्शन दिया है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय 100, ये मास क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन के लिए हमें डाउट है, तो जब आंसर की आ जाएगा तो आई गेस ये क्वेश्चन ड्रॉप भी हो सकता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, excess of face value over issue price of a share is called profit, discount, loss, security premium. no doubt अगर 100 रुपीज़ का शेयर है और 120 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू दिख रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही तो हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, राइट शेयर्स मीन्स दो शेयर्स। देखो, राइट शेयर वो शेयर होता है जो कि इशू किया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इशू टू डायरेक्टर्स नो, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एक्चुअल सेल्स है, जब आप उसमें से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देते हो, जहाँ पे आपका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता, उसके बाद जितना भी सेल हो रहा है ना, उसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं कि हम लोग सेफर साइड होते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट होना ही होना है। एक्चुअल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, एक्चुअल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक्चुअल सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट। करेक्ट आंसर होगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, द डेट इक्विटी रेशियो इज अ टेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और मैनेजरियल एफिशिएंसी। करेक्ट आंसर होगा बी, सॉल्वेंसी। नेक्स्ट, हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज। न्यू प्रोडक्ट के लिए जब हम एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करते हैं ना, तो जनरली हम लोग उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, जो कि कई साल तक आपके बैलेंस शीट और पीएल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी मैक्सिमम 200 हो सकता है और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए पहले AS6 यूज होता था, अब ये यूज नहीं होता, बल्कि ये मर्ज हो चुका है AS10 में। बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में AS6 दिया है तो करेक्ट आंसर होगा सी। बट अब ना ये डिलीट हो चुका है। द अजम्पशन दैट अप्रोप्रिएट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज, ये बेसिकली कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है और ये हमने पूरा डिटेल में अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ टैक्स फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज रेंट रिसीव्ड, एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू। हम लोग हमेशा वैल्यूएशन किस पे करते हैं? AV पे, और उसी पे 30% का डिडक्शन भी मिलता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन सिटीजनशिप नो, एज नो। आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट, the form of organization in which expert assistance is available to line managers is called line organization, committee organization, functional organization, line and staff organization. Basically जहाँ पे expert existence मिलती है उसको हम कहते हैं line and staff organization. Next, a leadership style in which group members are allowed to carry it out
देयर वर्क फ्रीली इज कॉल्ड फ्री रीन स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल और पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। करेक्ट आंसर होगा ए, फ्री रीन स्टाइल और लीज फायर स्टाइल। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था कि एज पर SBI गाइडलाइंस, एज पर सेबी गाइडलाइंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, ये कितने से कम नहीं होना चाहिए? 10% तो था ही नहीं, 25% था नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स और इशू प्राइस ऑफ शेयर। करेक्ट आंसर होगा डी, इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। अब ये जो ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं था। 3 क्वेश्चन हमने होल्ड कराए सो दैट आप उसका आंसर कर पाओ, और जिसका करेक्ट आंसर होगा हम उसका आंसर ज़रूर पिन करेंगे। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर से शेयर करना सो दैट हम उसका आंसर एक बार अपडेट कर पाएँ।